इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं या जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं या फिर हमने जो एजम्पशंस की थी, क्या उसके हिसाब से ये सिस्टम लगा है या नहीं। चेकलिस्ट है, ये कोई भारी भयंकर चेकलिस्ट नहीं है। आप विजुअली भी इसे चेक कर सकते हैं। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि अगले 20-25 साल तक आपको सर्विस दे पाए, तो आपका लिए ये मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। दिस serial number belongs to this man and this was installed on this location on this date। बड़े बड़े सिस्टम्स लगते हैं या 10, 15, 20, 25 किलोवाट के सिस्टम, वहाँ पे केबल्स ज़्यादा होंगे, स्ट्रिंग्स ज़्यादा होंगे तो केबल्स भी ज़्यादा होंगे। मेरे मोबाइल पे होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो ये मैंने नॉट डन में लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैंने भी अपने घर के ऊपर 5-5 किलोवाट के 2 ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाए हैं और उसके लिए जितना भी एप्लीकेशन करना था, अप्रूवल्स करना था और उसके लिए जो सब्सिडी मिलनी थी वो भी मुझे मिल चुकी है और आज की डेट में मेरा बिल 0 हो चुका है एंड नाउ आई एम एनर्जी इंडिपेंडेंट। मुझे कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ता है। क्या है कि भाई मेरे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, भले ही वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या कहते हैं कि भाई ईवी हो, इसके लिए जो बिजली लगती है वो मैं खुद इन दोनों सोलर रूफटॉप सिस्टम से जनरेट करता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हूँ। तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मेरे मन में एक डाउट या एक शंका सी आ गई यार कि भाई जो इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं या जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं या फिर हमने जो एजम्पशंस की थी, क्या उसके हिसाब से ये सिस्टम लगा है या नहीं। क्या है कि भाई आज की डेट में जब मैं जनरेशन देखता हूँ तो वो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं और ये सिस्टम चूँकि अगले 20 साल तक चलने वाला है, अपने आप को सर्विस देने वाला है, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें, या कहिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं। क्या है कि भाई अल्टीमेटली ये जो इंस्टॉलर है उसने तो सिस्टम लगा दिया, आपको सब्सिडी मिल गया, आपका सिस्टम चल गया, लेकिन इसका मेंटेनेंस आपके हाथ में ही होता है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैंने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं। दोस्तों आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जब सब कुछ हो गया है, सब्सिडी मिल गई, सिस्टम मिल गया, तो अब ये नया चेकलिस्ट बना के ये पोस्टमार्टम हो गया। तो दोस्तों यस, ये एक पोस्टमार्टम ही है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के अगर इस सिस्टम के साथ कुछ होता है तो देन यू हैव ए डॉक्यूमेंट टू चेक एंड वेरीफाई। यार उस दिन ये था, उस दिन की टर्म्स कंडीशन ये थी और आज ये हालत हो गया है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और जो लोग भी एज एन EPC काम कर रहे हैं तो उनके पास तो अलग अलग इन्वर्टर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग साइट कंडीशंस होते हैं, तो उनके लिए तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही रामबाण की तरह काम आएगा। क्या है कि भाई आप ऐसा अगर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आप अपने लिए एक शांति ढूंढ लोगे। क्या है कि भाई आपका कस्टमर के पास भी ये चीज़ रहेगा कि भाई हमने ये चेकलिस्ट दिया था, आपने ये सब हमने साइन किया है, ये सब चीज़ें चाहिए थी, ये पैरामीटर्स था, हमने आपको दिया और आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट है। कल को कुछ कम ज़्यादा होता है तो देन यू हैव समथिंग टू स्टार्ट विद। वापस वो स्टार्ट नहीं करना, सर हमने बोला था और ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। ये 26 तारीख को हमने ये था, ये चीज़ें वहाँ पे थी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो ये इट्स नॉट ए पोस्टमार्टम, इट्स ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सपोर्टर दैट इज सेलेक्ट कंट्रोल्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और मुझे यकीन है कि भाई आप इनके इक्विपमेंट्स अपने घर पे, अपने ऑफिस में या फिर अपने फैक्ट्री में जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या है भाई, दे आर वन ऑफ द ट्रस्टेड नेम्स इन एनर्जी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन एंड टाइम कंट्रोल्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल्स। और अब उनके ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स भी आ चुके हैं। इट्स ट्रूली मेड इन इंडिया बिकॉज उनके ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स में लगने वाले PCB, बॉक्स, लॉजिक, कंट्रोल्स एंड इवन द सॉफ्टवेयर इज मेड बाई देम। और जैसा कि आप लोगों ने सोलर मॉड्यूल्स में देखा होगा कि भाई DCR कंपोनेंट जहाँ पे 80% ऑफ द कंपोनेंट्स आर मेड इन इंडिया, तो सेलेक्ट के ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स में भी 60 to 70% कंपोनेंट्स आर मेड इन इंडिया और तभी उनको BEE रेटिंग भी मिली है एंड दे आर द फर्स्ट टू रिसीव दिस रेटिंग इन इंडिया। जहाँ तक रही बात प्रोडक्ट रेंज की, तो आज की डेट में उनके पास डोमेस्टिक रेंज अवेलेबल है, यानी कि 1 से लेकर 10 किलोवाट का इन्वर्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि BIS सर्टिफाइड है। तो आप अगर एक ट्रूली इंडियन मेड या कहते कि भाई मेड इन इंडिया इन्वर्टर्स की तलाश कर रहे हैं विथ लेटेस्ट, रोबोस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी और जिसका डेटा इंडिया में ही रहे, तो यू शुड गो विथ सेलेक्ट ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स। और ये जो चेक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ या जो चेकलिस्ट है, ये कोई भारी भयंकर चेकलिस्ट नहीं है। आप विजुअली भी इसे चेक कर सकते हैं और मैं आपके सामने करके भी दिखाऊंगा।
और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो लोग अपने घर पे ये सिस्टम लगवाने वाले हैं तो वो लोग भी इन चेक पॉइंट्स को पहले ही ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सब समस्या नहीं आएगी, या फिर जो हम रीवर्क हमने जो किया है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ज़्यादा चेक पॉइंट्स नहीं है, कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स हैं। एक तो है भाई जनरल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है माउंटिंग एमएमएस, थर्ड है डीसी साइड की, फोर्थ है इन्वर्टर और एसी साइड से रिलेटेड, फिफ्थ अर्थिंग और एलएल से रिलेटेड, सिक्स्थ आपका सेफ्टी कंप्लाइंसेस, सेवन्थ आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, और फाइनल रिपोर्ट 8th पॉइंट। तो टोटल ये 8 पॉइंट्स का ये चेकलिस्ट बनाया है मैंने। और ये आप कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको, या आप ये चाहते हैं कि भाई ये चेकलिस्ट आपको ही चाहिए तो आपको मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा कि भाई आपको ये कैसे मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। जनरल इन्फॉर्मेशन में चूँकि ये 5-5 किलोवाट के 2 सिस्टम्स लगे हैं तो उसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा है कि भाई इसमें इन्वर्टर्स कौन से लगे हैं, सिंगल एमपीपीटी का एक लगा है, डुअल एमपीपीटी का लगा है, उसका मेक कौन सा है, उसका सीरियल नंबर कौन सा है, कौन सी दिन को इंस्टॉल हुआ था। उसके साथ हमने ये सोलर मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं तो सोलर मॉड्यूल्स का मेक कौन सा है, DCR सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट हमने निकाल के रखा था क्योंकि ये सब्सिडी में था। तो इनका सीरियल नंबर क्या है, हाँ 545 के मॉड्यूल्स हैं, 10% ओवरलोडिंग की थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन में लिख दिया। अब उसी तरह इसके लिए हमने एप्लीकेशन किया था, इसका अप्रूवल लिया था, इसके साथ वो मीटर आया था, नेट मीटरिंग आया था, जनरेशन मीटर आया था, तो उसका भी डिटेल्स हमने जनरल इन्फॉर्मेशन में लिख दिया। और हमने एम्पैनल वेंडर के डिटेल्स भी लिख दिए कि भाई कौन सा एम्पैनल वेंडर यहाँ पे था। मैं हमारे केस में साइली इलेक्ट्रिकल्स था और ही इज़ देन एम्पैनल वेंडर, और ये आप उनको उसका स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है मोटा मोटी कि भाई इस सिस्टम से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर और मॉड्यूल से रिलेटेड। क्या है कि भाई अब जैसे ही मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे मन में, हर एक के मन में यही आता है कि यार इसमें क्या देखना है, यार इसमें तो ये एक लोहे वाला काम है, ये एक फैब्रिकेटर को बुलाओ, वो कुछ काट पीट करेगा और अपने हिसाब से वो लगा देगा और उसके ऊपर हम मॉड्यूल लगा देंगे एंड उसके बाद सिस्टम हो जाएगा। तो दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि भाई आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि अगले 20-25 साल तक आपको सर्विस दे पाए, तो आपका लिए ये मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या है कि भाई जगह पे अगर वो सिस्टम रहेगा तभी तो आपको सर्विस दे पाएगा, और उसके लिए एक सही मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, या कहते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सही होने चाहिए। अब सही होने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई ये पहले आप देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि भाई वहाँ पे जहाँ पे आपका सिस्टम लग रहा है इज़ इट एक्सेसिबल, और वहाँ पे आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। क्या है कि भाई आज की डेट में बहुत जगहों पे सिस्टम्स लग रहे हैं और वहाँ पे एक बड़ी समस्या मेरे को देखने में आ रही है कि भाई वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी विल बी ए प्रॉब्लम। क्या है कि भाई मुझे इन सिस्टम्स को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए क्या मैं उस मॉड्यूल्स को अप्रोच कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जैसा आप सिस्टम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वॉकवे भी है और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लैडर भी है। मैं वहाँ पे जाके यहाँ पे सामने खड़ा होके और अपने हाथ में एक पाइप या फिर एक बाल्टी में पानी लेके यहाँ पे रखता हूँ और वहाँ से उसको फेंकता हूँ, उस तरफ पानी फेंकता हूँ, फिर इस तरफ पानी फेंकता हूँ, और जो वाइपर होता है उससे मैं इन मॉड्यूल्स को साफ़ करता हूँ। तो ये चीज़ आपको भी करना होगा क्योंकि मॉड्यूल्स को साफ़ रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। मॉड्यूल्स जितना साफ़ रहेंगे उतना अच्छा जनरेशन करेंगे, और ये चीज़ आपको ही करना है एज ए कस्टमर। फ़िलहाल इसके ऊपर भी आप उनको, अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको एक AMC दे सकते हैं या एक एक्स्ट्रा कॉस्ट दे सकते हैं, तो वो लोग भी ये काम करके जाएंगे। बट एक्सेसिबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए क्या वो जगह है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी विल बी ए प्रॉब्लम। ये आप देख लीजिए क्या आप उसे एक्सेस कर पाओगे। क्या है कि भाई कई जगहों पे सिस्टम इसको पानी से साफ़ करने का है, तो आप बाल्टी लेके मॉड्यूल के ऊपर चढ़ के तो नहीं उसको साफ़ करोगे, और आप अगर मॉड्यूल के ऊपर अगर चढ़ के कर रहे हैं तो आप समझिए कि भाई आपकी वारंटीज़ गारंटीज़ तो पहले ही शॉर्ट में निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ आप चढ़ेंगे वहाँ पे माइक्रो क्रैक्स डेवलप होगा, माइक्रो क्रैक्स डेवलप होगा तो वहाँ पे हॉटस्पॉट्स होगा, हॉटस्पॉट होगा तो आपका कोई भी वारंटी गारंटी क्लॉज में आप फिट नहीं बैठोगे। इट्स ए टोटल लॉस फॉर यू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्सेसिबिलिटी। और वहीं पे कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि भाई जैसे GI की छत होती है, पतरे की छत है और उसके ऊपर एक ये मिनी रेल्स लगा के, ये ऐसे मिनी रेल्स लगा के उसके ऊपर मॉड्यूल माउंट कर दिया जाता है। हाँ,
अब मॉड्यूल तो माउंट कर दिया, सब कुछ माउंट कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए वो जो GI की शीट्स लगी होती हैं वो 0.3 mm 0.2 mm की होती हैं, 0.3 और 0.2 mm की होती हैं, वो एक्चुअली शीट्स होती हैं, उसके ऊपर आप ये सिस्टम लगा रहे हो। अब आपको मालूम है कि भाई वहाँ पे आपको उसको मेंटेन भी करना है, तो ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है कि भाई वहाँ पे हम उस शीट के ऊपर चढ़ते हैं तो शीट कई जगहों पे बेंड हो जाती है, और वहाँ पे बेंड हो गई तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप वहाँ पे उनके साथ एक प्रॉपर वॉकवे भी दे दिया कीजिए। वॉकवे के साथ एक पाइप का कनेक्शन भी दे दिए, सो दैट वहाँ पे उस 0.3 के पत्थर के ऊपर आदमी का वजन, वो बाल्टी में पानी का वजन, या पाइपलाइन वहाँ पे पहुँच रही है, हाँ उसका वजन, और वो खड़े होके वहाँ पे ऐसे 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 घूम घूम के उस पर काम करेगा, उसको साफ़ करेगा, तो वो पतरा अगले 20 साल तक वो, या अगले 5 साल के अंदर ही वो आपका बैंड होकर ख़राब हो जाएगा। तो एक अगर प्रॉपर वॉकवे रहेगा, उसमें एक पाइपलाइन रहेगी, तो वो आपके काम आएगी, और ये इससे आपको एक अच्छा खासा दिमाग को राहत मिलेगी, नहीं तो ये आगे जाके समस्या बनने वाली है। अब वहीं एक और चीज़ देख लीजिए कि भाई जैसे यहाँ पे हमने ये हाई राइज स्ट्रक्चर बना रखा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो उसका जो मेटल का है डायमेंशंस वो भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि 40-40 के पन्ने में हमने 10 फीट तक का ले लिया, ये 60-40 हाँ के और 2 mm के पन्ने में हमने, या सेक्शन में सी सेक्शन में हमने ये 10 फुट का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, वो 7 फुट का स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसा हाइट होगा तो उस हिसाब से आप उसका डायमेंशंस भी देखिए कि भाई उस हिसाब से बने हैं कि नहीं। दूसरा है कि भाई ऐसे क्रॉस सेक्शंस है नट बोल्ट में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन लगा रखा है, इसको भी क्रॉस सेक्शन लगा रखा है, वो सब जितने भी टांगे हैं सबको क्रॉस सेक्शन लगा रखा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट, या कहते कि भाई मिनिमम 180 to 220 किलोमीटर्स पर आवर की विंड स्पीड को विस्टैंड कर सकता है। और वहीं जो आखिरी वाले जो मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमने U क्लैम्प्स, Z क्लैम्प्स के साथ साथ J क्लैम्प्स यानी कि J हुक्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, और J हुक्स और कहीं मॉड्यूल्स उखड़ के बाहर न निकल जाएं तो, या उड़ न जाएं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने J हुक्स भी लगा रखे हैं और मिड क्लैम्प्स भी लगा रखे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई यहाँ पे हमने 2 ही पर्लिन लगाए हैं, और जब मैं इसके स्पेसिफिकेशन शीट्स को देखा तो यहाँ पे हम 4 जगहों पे मॉड्यूल माउंटिंग के लिए हमारे पास 4 जगह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक चेंज मैं और कराने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 पर्लिन्स मैं यहाँ पे एक और पर्लिन लेके आने वाला हूँ, और वो चीज़ यहाँ पे लगाऊँ जिससे कि ये और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा हाँ, और ये विस्टैंड तो कर ही सकता है, लेकिन उससे हमारा सिस्टम क्या है कि भाई इस बार की जो बरसात में बहुत तेज़ हवाएं चली थी, तो ये जितने भी मॉड्यूल्स थे, जो कॉर्नर वाले मॉड्यूल्स थे, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाने भी लग गए थे। तो ये आखिरी वाले जो कोने वाले मॉड्यूल्स ऐसे फड़फड़ा के निकल न ले, तो उसी को और मजबूत करने के लिए हम इसमें एक और पर्लिन लगाएंगे। और वहीं आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जो कुछ जगहों पे हमने नट बोल्ट्स यूज़ किए हैं, नट बोल्ट्स जो हैं वो SS304 के होने चाहिए। क्या है कि भाई उसमें रस्ट नहीं लगता और वो मजबूत भी रहता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या है कि भाई हर मॉड्यूल के ऊपर एक, अब चूँकि ये जो फ्रेम है हाँ, ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम होता है हाँ। अब एनोडाइज्ड एल्युमिनियम के ऊपर ना एक फिल्म लगी रहती है, ऐसे एक फिल्म लगी रहती है हाँ। तो ये आप इंस्टॉलेशन से पहले आप ये फिल्म ज़रूर निकलवा दीजिएगा। क्या है कि भाई ये बाद में जब पड़ा रहेगा तो ये कुछ दिन के बाद ना ऐसे पपड़ियाँ बन जाती हैं, ये बहुत ही गंदा दिखता है। और वैसे भी इस फिल्म से इस पूरे सिस्टम या स्ट्रक्चर को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये तो जस्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले था कि भाई इसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब जब ये सिस्टम यहाँ पे लग चुका है तो आप ये फिल्म इंस्टॉलेशन से पहले निकलवा दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में वो गर्मी में ऐसे पपड़ियाँ टाइप दिखेगा, बहुत ही गंदा दिखेगा, और फिर बाद में वो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन के वक्त ही निकलवा दीजिएगा। और दूसरी बात है कि अब चूँकि मैन्युफैक्चरर्स ने अपना पूरा सेल ही सेल भर दिया है, तो ये कुछ दिन में मुझे लगता है कि भाई अभी ये तो स्टिकर की हालत ये है, तो कुछ दिन के बाद शायद ये स्टिकर ऐसे निकल भी जाएगा। तो मुझे कुछ दिन के बाद ये पता भी नहीं लगेगा कि भाई ये आपको कोई और आएगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा भाई ये किस मैन्युफैक्चरर का मॉड्यूल था, उसका रेटिंग क्या थी, उसको सर्टिफिकेशन क्या था। ये सब चीज़ें
शायद कुछ दिन के बाद ऐसे स्टिकर यहाँ से वेयर एंड टेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जब फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने लिखा था ना, बताया था कि भाई आप इसका एक अपना नोट भी रख लीजिएगा, हो सके तो इसका फोटोग्राफ भी निकाल के रख लीजिएगा, तो ये आपके काम आने वाला है। दूसरा है कि भाई ओरिएंटेशन, जी हाँ ओरिएंटेशन आप देखिए कि भाई साउथ ही रहे, हाँ, और एंगल भी एक प्रॉपर मेंटेन रहे, और अलाइनमेंट भी देख लीजिए कि भाई अलाइन है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा तो नहीं है। और वहीं एक और था कि भाई अब चूँकि मैंने स्टार्ट में सोचा था कि भाई इसको प्रॉपर ये नट बोल्ट पे ही लेके आऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश सब सारा सिस्टम नट बोल्टिंग पे नहीं लग पाया और इसमें कुछ जगहों पे हमें वेल्डिंग भी करनी पड़ी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वॉकवे में हमने ये यहाँ पे वेल्डिंग की हुई है। तो ये वेल्डिंग जैसे ही की हुई है, ये आप देखिए 2-3 महीने में ही आपका रस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब चूँकि वहाँ पे गैल्वेनाइजिंग वेल्डिंग की वजह से जल गई है, तो वो एक नई समस्या बन जाती है। तो उसको भी आप या तो पेंट करके पेंटिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको वो जिंक कोटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस रस्ट को रोक सकते हैं। और वहीं एक और चीज़ था, दैट इज़ स्ट्रक्चर के लिए आपको ब्लॉक भी बना के रखने हैं। ये जो ब्लॉक होता है वो 1:2:3 रेशियो, मतलब कि 1 पोर्शन सीमेंट, 2 पोर्शन रेती और 2 पोर्शन गट्टू और 3 पोर्शन रेती होता है। तो ये चीज़ आप देखिए कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि लात मारा और गट्टू ही निकल गया या टूट गया। तो टाइम पास वाली चीज़ नहीं करना, प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट आपका विंड स्पीड को विस्टैंड कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये स्ट्रक्चर ही उखड़ के टॉपल हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि भाई कई लोग हमें पूछेंगे कि भाई यार यहाँ पे आपने बाईफेशियल क्यों लगाया है। तो बाईफेशियल पहली बार तो बाईफेशियल मिल ही रहा था DCR में, और आज की डेट में सब लोग बाईफेशियल बना रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देना नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक गार्डन टाइप बनाना चाहता था, जिसके लिए मेरे को धूप चाहिए थी, या छनी हुई धूप भी चल जाएगी, तो एक उसके लिए भी मैंने सोचा कि भाई ये बाईफेशियल मेरे लिए सही रहेगा। और यहाँ पे एल्बिडो इफेक्ट तो है नहीं, मतलब कि मैं सोचूं कि भाई ये पीछे से भी कुछ जनरेट करके देगा, तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसके लिए बाईफेशियल के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी उसी तरीके का होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो इतना क्लियर है कि भाई मेरे को बाईफेशियल से, अब मैं पीछे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सामने से है 545 उतना भी मिल जाए तो बहुत है। ये था कुछ मॉड्यूल से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। आप मॉड्यूल्स, चूँकि हम सब्सिडी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ DCR होना चाहिए। बाईफेशियल नॉन बाईफेशियल का कोई टेंशन नहीं है, आपको जैसा मिल रहा है वैसा कर दीजिए। स्ट्रक्चर्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं है। अब ये जितना भी है ये सब DC जनरेट कर रहा है, तो DC की साइड का भी अब थोड़ा सा, जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, DC साइड के कुछ चेक पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो DC साइड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये जितनी भी DC साइड की वायरिंग है वो कोई ऐसी लटकती फटकती ना हो, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसे आके पकड़ के इसको खींच ले, तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। अब वापस उसमें आप सोल्डरिंग और वो सब नहीं कर पाओगे। तो एक प्रॉपर वायर का मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अब जैसा आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रिंग बना है और साइड से कॉन्ड्यूट पाइप से होते हुए ये चीज़ आगे हमने बढ़ाई है। तो ये कॉन्ड्यूट पाइप से इधर आई है और यहाँ से होते हुए इस पूरे स्ट्रिंग को हमने यहाँ से होते हुए वहाँ पे लेके गए, और वहाँ से हमने उसे DCDB बॉक्स तक पहुँचाया। तो इस वाला और ये वाला ऐसा स्ट्रिंग वहाँ पे पहुँचा है। ऐसा कोई लटकता हुआ, हाँ, ऐसे कोई लटकती हुई चीज़ आप वहाँ पे छोड़िएगा मत। अब चूँकि मैं यहाँ पे पूनम में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस सेंटर है, तो यहाँ पे हमने ऐसी तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आप आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है। इसमें यहाँ पे हमने वाटर हीटर रखा हुआ है, स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग गेट, कुकर, बॉक्स टाइप कुकर, पैराबोलिक कुकर, BIPV, एग्रीवोल्टिक्स, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो हमारे आप एक्सपीरियंस सेंटर में आके देख सकते हैं। द ओनली थिंग इज़, आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप पहले अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देगी। अब बातें आती है कि भाई ये DC साइड का वायर मैनेजमेंट है, हाँ। अब फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखिएगा, DC साइड का एक आपको अर्थिंग भी रहती है। तो यहाँ पे मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी, ये जो आप होल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली, हाँ,
डीसी साइड की अर्थिंग के लिए ही दिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अलग से इसमें होल मत कीजिएगा। आपने अगर स्ट्रक्चर में इसके फ्रेम में अलग से कोई होल कर दिया तो देन इट इज़ आउट ऑफ वारंटी। तो यहाँ से यहाँ तक एक डीसी साइड की अर्थिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अगर कई जगहों पे मैंने देखा कि भाई डीसी साइड की अर्थिंग में यहाँ पे ब्लेड लगा देते हैं, यहाँ पे एनोडाइजिंग निकाल देते हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर का एक अर्थिंग यानी कि मॉड्यूल की और स्ट्रक्चर की एक डीसी साइड की अर्थिंग निकाल के वो लोग लेके जाते हैं। और हाँ, अब चूँकि ये पूरा स्ट्रिंग बनाया है, हाँ, ये पूरे एक जो है उसे मॉड्यूल बोलते हैं। जब ये ऐसा 4-5 लगाया जाता है उसे एरो बोलते हैं। और ये सबको अगर हम एक साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तब ये स्ट्रिंग बनाते हैं तो आगे जाता है तो वहाँ पे MC4 कनेक्टर्स लगते हैं। MC4 कनेक्टर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। MC4 कनेक्टर्स कुछ क्या यही होते हैं MC4 कनेक्टर्स, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिंग बनी, हाँ, तो अब इसको आगे लेके जाएंगे। इसमें तो 1-1 मीटर की वायर है, हाँ। अब ये आगे जाएंगे तो उसमें आगे और स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको और वायर कनेक्ट होगा। तो वायर कनेक्ट करने के लिए इसमें ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने ये वायर कनेक्ट किया, दूसरा वायर जोड़ा और उसको आगे लेके जाएंगे, नहीं। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर MC4 कनेक्टर लगाना होता है। और MC4 कनेक्टर लगाने के लिए एक प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल भी आता है। अगर वहाँ पे आपने क्रिम्पिंग टूल की जगह पे दूसरा यानी कि प्लायर की मदद से आपने वो क्रिम्प किया तो मैं आपको शर्तिया बता देता हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने ही वाला है। आप जैसा फोटोग्राफ देख रहे हैं ये गलत क्रिम्पिंग की वजह से ही हुए हैं। MC4 जल जाते हैं और पूरा स्ट्रिंग खराब हो जाता है। बेसिकली है क्या, प्लायर से आप इस तरीके से दबा सकते हैं और क्रिम्पिंग टूल आपका इस तरीके से दबाता है। तो हमारा जो वायर और ये जो है कनेक्शन ऐसे ही मैंने खींचा तो ये उखड़ना नहीं चाहिए और वो प्रॉपरली क्रिम्ड होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल्स भी आते हैं। तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि भाई आपके उधर जो इंस्टॉलेशन कर रहा है तो वो प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल से इन वायर्स को या MC4 को लगा रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये डीसी साइड का मैनेजमेंट होता है। डीसी साइड के स्ट्रक्चर और मॉड्यूल्स इन सब की अर्थिंग निकाली जाती है, फिर एक वायर निकाला जाता है, यहाँ से फिर इस पूरे स्ट्रिंग का जाता है अब वो DCDB बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई जो इंस्टॉलर के पास वो प्रॉपर टूल्स है कि नहीं, सेपरेट डीसी की अर्थिंग की है कि नहीं, मॉड्यूल्स और स्ट्रक्चर का एक सेपरेट अर्थिंग होती है। और यहाँ से फिर हम पूरा वायर मैनेजमेंट, हाँ, ऐसे पूरा वायर मैनेजमेंट मैनेज हो, कोई लटकती फटकती वायर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से फिर अंदर जाता है। तो फिर वो वहाँ से वायर अंदर आई तो यहाँ पे भी प्रॉपर वायर मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी कोई लटकती फिटकती, कोई कहीं से जा रही है, कोई कहीं से जा रही है, किसी का आता नहीं, आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली पता रहना चाहिए कि भाई ये इन है, ये आउट है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये DCDB बॉक्स है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे डेंजर साइन सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 MC4 कनेक्टर्स या 2 स्ट्रिंग्स यहाँ से आएंगी अंदर और यहाँ से ये 2 in 2 out का DCDB बॉक्स है। उसी तरह ये वाला जो है ये भी DCDB बॉक्स है, ये 1 in 1 out है। मतलब कि यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आ रही है, बस इतना ही फ़र्क है। और यहीं से यहाँ पे इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके अंदर MCB लगे हुए हैं और इसके अंदर SPD भी लगे हुए हैं। तो DC साइड का जो फ्यूज़ होगा या DC साइड का जो अर्थिंग होगा, क्या कहते हैं भाई, DC साइड की जो अर्थिंग है वो यहीं से निकलेगी। तो क्या हुआ DC साइड की अर्थिंग में, आपका मॉड्यूल आ गए, आपका स्ट्रक्चर आ गया और आपका ये DC साइड DCDB में से ये होते हुए आपका एक ये DC अर्थिंग निकल जाएगा, जो कि आपका इंस्पेक्टर ये आके आपको देखेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। हाँ, अभी तक हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देख लिया, मॉड्यूल्स माउंटिंग से रिलेटेड देख लिया, DC साइड के देख लिया। अब इन्वर्टर और AC से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इन्वर्टर और ACDB, तो ACDB में प्रॉपरली लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिग्नेचर दे रखे हैं। इन्वर्टर चूँकि इस पूरे सिस्टम का दिमाग होता है तो ये ठंडा रहना चाहिए। इनफैक्ट आप भी देखेंगे भाई जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया रहता है। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल को भी देख लीजिए कि अगर वो ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गया तो वो कुछ का कुछ करने लगता है। तो उसी तरह इसका भी एक सेट टेम्परेचर होता है, मतलब कि -25 to +40-45 डिग्रीज तक रहता है।
और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी देखना होता है। यहाँ से भी जगह दे रखी है, यहाँ से भी जगह दे रखी है, यहाँ से भी है और ऊपर भी जगह है। यहाँ पे कोई फोर्स कूलिंग नहीं है, यहाँ पे कोई पंखा नहीं लगा रखा और इसके अंदर कोई पंखा नहीं है कि भाई ये अपने आप को ठंडा कर पाए। यहाँ पे सिर्फ फिन्स हैं जो इसको ठंडा रखते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए कि भाई यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। ऐसे नहीं कि मतलब ये सब कोने में जाके ठोक दिया और वहाँ पे कोई वेंटिलेशन ही नहीं है तो ये भाई साहब तो गर्म हो जाएंगे एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब उसी तरह DCDB से ACDB में आया, 2 स्ट्रिंग्स आए, 2 स्ट्रिंग्स आपके ACDB में जाएंगे। अब ACDB में भी आप देखिए एक AC साइड का फ्यूज़ है, एक AC साइड का SPD है। तो यहाँ पे अब AC साइड का अर्थिंग भी निकलेगा। यहाँ पे एक AC साइड की अर्थिंग, ये वाली लाइन है आखिरी वाली है, ग्रीन कलर की वायर आप देख रहे हैं, ये एक अर्थिंग की वायर है, ये हो गया एक अर्थिंग की वायर और ये अपना इन्वर्टर साइड है, उसकी बॉडी से भी एक अर्थिंग की वायर निकली है। तो ये हो गया AC साइड की अर्थिंग, ये भी जाएगा नीचे। तो अभी तक हमने कितने अर्थिंग देख लिए, एक हो गया DC साइड की अर्थिंग और एक हो गया AC साइड की अर्थिंग। हमने DC साइड भी देख लिया, अब AC साइड भी देख लिया। यहाँ पे एक और चीज़ है वायर का मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हर वायर के ऊपर प्रॉपर मार्किंग की हुई है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें वायर में रेड कलर की मार्किंग दे रखी है और उसमें ग्रीन कलर की मार्किंग दे रखी है। तो रेड वाली हो गई पॉजिटिव, ग्रीन वाली हो गई नेगेटिव। तो ऐसा भी मार्किंग अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वायर मैनेजमेंट में आता है। और उसी तरह ये जो है ये चीज़ हमारा मोबाइल से कनेक्टेड है, ये वाला इन्वर्टर भी, ये वाला इन्वर्टर ही। फ़िलहाल मेरे मोबाइल पे इन दोनों का कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो मैंने वो चेकलिस्ट में लिख दिया कि भाई ये जो है इसका ऐप हमारे मोबाइल पे ला दो और हमें भी इसका मॉनिटरिंग हम अपने मोबाइल पे कर पाएँ। वो चीज़ हमने पॉइंट आउट किया है अपने चेकलिस्ट में कि भाई डोंगल तो है, सब कुछ है, लेकिन वो अब ऐप ही अपडेट नहीं है। तो लेट्स सी कि भाई हमने नोट तो कर दिया है। अब उसी तरह एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया कि भाई यहाँ पे जो बात होती है कि भाई ये कौन से दिन से हम इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि भाई ये 2022 का डेट की जो सेटिंग है वो 2022 की है। तो वो चीज़ आप भी ज़रा देख लीजिएगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप यहाँ पे आके आपका जो इंस्टॉलर है वो चेक करके वो उसे कर सकता है। तो 2022 में ये सिस्टम नहीं लगा था, 2025 का है, तो ये डेट की सेटिंग भी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं डेट वाइज भी उसका डेटा निकाल सकता हूँ, लेकिन उसकी सेटिंग करनी है, वो भी हमने पकड़ा। तो दिस इज़ ऑल्सो नोटेड। एक और चीज़ है कि भाई ये ग्रिड से अभी सिंक है कि नहीं, हाँ, और इसकी मार्किंग। तो यस, यहाँ पे पूरी मार्किंग दे रखी है, ये DCDB है, ये ACDB है और ये इन्वर्टर है, ये मार्किंग है ही है। इसका एक मैनुअल भी है, हाँ। मैनुअल मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये मैनुअल मेरे को मिला था, हाँ, इसी इन्वर्टर के साथ। तो मैंने सोचा कि भाई इसके अंदर है क्या क्या, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई इसके अंदर सब कुछ दे रखा है कि भाई ये है क्या, इसको कैसे लगाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो जो बटन्स हैं अप डाउन एंटर, उससे कैसे सेटिंग्स की जाती है, इसके मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे इसके सर्किट लगाए जाते हैं और क्या क्या पॉइंट्स में हम इसको कैसे हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो कैसे हमें पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। ये तमाम चीज़ तो है, लेकिन मैंने सोचा था कि इसके अंदर वारंटी कार्ड भी होगी, तो ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं। तो फिर मैंने मैन्युफैक्चरर को मैंने बोला भाई आपने सिस्टम तो दिया, बट वेयर इज़ द वारंटी कार्ड, हाँ। तो वो भी हमने नोट कर लिया अपने चेकलिस्ट में, हाँ, कि भाई हमें इसका वारंटी कार्ड भी चाहिए। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई जिस दिन से आपका बिलिंग होता है उस दिन से आपका 10 ईयर्स की वारंटी लागू हो जाती है। एंड दे हैव ए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपना जो सीरियल नंबर है आप अगर उनके सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देते हैं तो वो भी उनके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि यस दिस serial number belongs to this man and this was installed on this location on this date। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को दिल को तसल्ली लगी कि यस दे आर हैविंग समथिंग, उनके पास एक रिकॉर्ड है और वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। कल को मैं अगर जाऊंगा कि भाई मेरा ये इन्वर्टर ख़राब हो गया है तो दे कैन ईजिली चेक कि भाई ये सीरियल नंबर इस तारीख को लगा था इस आदमी के इधर इस लोकेशन में, एंड आई कैन क्लेम द
वारंटी, आई कैन एक्सपेक्ट द सर्विसेज फ्रॉम देम। तो ये एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी। हाँ, मैनुअल में सब कुछ था। फिर आ जाते हैं जो 5वां पॉइंट है, दैट इज़ अर्थिंग एंड एलए। हाँ, अर्थिंग का तो मैंने बता दिया, एक डीसी साइड की अर्थिंग थी, एक एसी साइड की अर्थिंग थी, टोटल 3 अर्थिंग थी। और एलए, हाँ, अब यहाँ पे एलए से रिलेटेड ना कई लोगों के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अभी सपोज ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, हाँ, साइड्स पे मैंने देखा कि भाई उन लोगों ने सिस्टम के ईस्ट साइड में, कुछ लोगों ने वेस्ट साइड में, कुछ लोगों ने सेंटर में, कुछ लोगों ने साउथ साइड में भी एलए लगा दिया है। तो दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ना ईस्ट, ना वेस्ट, ना सेंटर, ना साउथ, ये जो एलए होना है वो चीज़ आपके नॉर्थ में ही होना चाहिए। क्या है कि भाई उसका शैडो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, सामने वाले घर के उधर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारे पड़ोसी का घर है, इसमें भी नॉर्थ साइड, साउथ साइड एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या है कि भाई इसका भी शैडो, और हम लोगों का भी जो है एलए, वो हम लोगों ने पूरा सेपरेट इस जगह पे लगा रखा है। इस टोटली डेडिकेटेड एलए है, हाँ, और इसकी हाइट आपके सिस्टम से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप ईस्ट में लगाओगे, वेस्ट में लगाओगे, सेंटर में लगाओगे या साउथ में लगाओगे तो उसका शैडो उस सिस्टम पे पड़ना है। एंड दैट्स द रूल नंबर 1 का जो ब्रेकेज है, वही है कि भाई हम लोगों ने तो पहले ही बोल रखा है कि भाई इट हैज़ टू बी शैडो फ्री। तो रूल नंबर 1 हमेशा फॉलो कीजिएगा, शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। आप शॉर्टकट कर रहे हैं तो वो सब, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब आइए नीचे देख लेते हैं कि भाई ये जो तीनों हैं, हाँ, डीसी साइड, एसी साइड और एलए की अर्थिंग नीचे गई, और वहाँ के कुछ चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। आप भी वहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ से कई जगहों पे अब अर्थिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप कॉपर की वायर ले रहे हो तो 10 स्क्वायर mm रेकमेंड किया गया है, और अगर आप एल्युमिनियम की वायर ले रहे हो अर्थिंग के लिए तो वहाँ पे 16 स्क्वायर mm की वायर इस्तेमाल हो रही है। तो वायरिंग कुछ उस तरीके से आएगी, सेम वही रूल होता है कि कोई भी लटकती फटकती वायर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कंडक्ट पाइप में से जानी चाहिए, और ये आएगा। और यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 अर्थिंग पिट्स हैं, 1, 2 और ये तीसरा, हाँ, और इसी के अंदर आपका जो अर्थिंग के रॉड्स हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो ये है अर्थिंग का रॉड, और इसी में पूरा केमिकल डाल के रखा रहता है। और ये इसमें जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड, हाँ, मार्किंग भी की जाती है कि भाई ये एसी साइड का अर्थिंग पिट है या डीसी साइड का है, और उसका कब हमने चेकिंग की थी और उसका नेक्स्ट चेकिंग कब होने वाली है। अब जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा एक अगर हो सके, फिलहाल डोमेस्टिक में तो होता नहीं है, कमर्शियल में तो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में तो ये प्रॉपर एक मैंडेटरी है कि भाई आपका कितना रेजिस्टेंस रीड हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, ये एसी साइड का है या डीसी साइड का है, कौन से नंबर का पिट है। तो ऐसा मार्किंग भी कंपलसरी होता है। अब ये फटाफट नेक्स्ट वाले पॉइंट्स भी देख लेते हैं, 6, 7, 8 है। क्या है कि भाई इतनी सारी चेकलिस्ट, आप भी खुद परेशान हो जाएंगे। और जो अर्थिंग वाला था उसमें आप मेगर से चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें अलग अलग मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक भी आता है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि भाई, या चेक करना होता है कि भाई वो 0.5 ओम से कम ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपका जो इंस्पेक्टर है वो भी आके चेक करने वाला है कि 0.5 ओम से कम है कि नहीं। फिर उसके बाद देख लेते हैं सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कि भाई ऑल केबल्स आर टैग्ड। क्या है कि भाई जैसे हमने DCDB में दिखाया, वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, और कहीं कहीं जब स्ट्रिंग्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सी स्ट्रिंग किस इन्वर्टर को जा रही है, कौन सी स्ट्रिंग कौन सी इन्वर्टर को जा रही है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा बड़े बड़े सिस्टम्स लगते हैं या 10, 15, 20, 25 किलोवाट के सिस्टम, वहाँ पे केबल्स ज़्यादा होंगे, स्ट्रिंग्स ज़्यादा होंगे तो केबल्स भी ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे एक प्रॉपर केबल की लेबलिंग भी की जाती है, पता तो लगे कि भाई कौन सा स्ट्रिंग कौन से इन्वर्टर को जा रहा है। या कल को अगर मेंटेनेंस करने की बारी आएगी तो हम सिर्फ केबल ही ढूंढते रहेंगे, तो ऐसा खेल ना हो। तो ये चीज़ भी, टैगिंग भी ज़रूरी है। दूसरा है डेंजर बोर्ड एंड सिग्नेचर्स आर इंस्टॉल्ड। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, चूँकि यहाँ पे DC साइड का भी काम हो रहा है, AC साइड का भी है इंस्टॉलेशंस, तो प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए कि भाई ये DC साइड है, ये AC साइड है। तो उसी तरह आप ये भी देख लीजिए कि भाई आपका वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड भी लगे हैं कि भाई
ये डीसी साइड का सेक्शन है, ये एसी साइड का सेक्शन है, ये डेंजर है, तो ये सब साइंस भी उधर होनी चाहिए। और जो बॉक्सेस जैसे कि हमने ACDB का और DCDB के बॉक्सेस दिखाए थे, वो IP65 जो सामने वाला है पॉलीकार्बोनेट का होता है वो IP65 और पीछे वाला जो बॉक्स होता है वो ABS का, तो IP65 रेटेड वाले बॉक्सेस हों। साथ ही में बड़े बड़े इंस्टॉलेशन जहाँ होते हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रहते हैं, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसा भी वहाँ पे प्रोविजन किया जाता है। और साथ ही में एक ONM मैनुअल, ये जितने भी सिस्टम्स हमने लगाया है उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, अगर कुछ होगा तो उसके वक्त क्या स्टेप लेने हैं, या SOP जो होती है वो उसका एक मैनुअल भी होता है, वो आपके कस्टमर को होना चाहिए। आप अगर डोमेस्टिक कस्टमर हैं, आपके पास भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देयर इज़ ए मैनुअल, या कहते हैं भाई ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक मैनुअल मिनिस्ट्री ने भी इशू कर रखा है। आपके पास अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमें ईमेल कर दिए soloismypassion@gmail.com, हम आपको मैनुअल भी शेयर कर देंगे। अब आखिरी वाले पॉइंट पे आते हैं। आखिरी वाला पॉइंट तो फाइनल रिमार्क्स वाला है, तो वो आप देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन नोटेड, एक्शन रिक्वायर्ड एंड टारगेट डेट, वो हम लिख देंगे। बट उससे पहले एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। क्या है कि भाई हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने मॉड्यूल्स देख लिया, हमने AC साइड का देख लिया क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमने DC साइड का पॉइंट्स देख लिया, हमने LA एंड अर्थी का पॉइंट्स देख लिया। अब कुछ टेस्टिंग एंड कमीशनिंग से भी रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई वो जो इन्वर्टर लगा हुआ है क्या वो चल रहा है कि नहीं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों LEDs चल रहे हैं, मीन्स कि भाई DC साइड भी आ रहा है, यस, AC साइड भी आ रहा है, यस, और सिस्टम चल रहा है, यस। तो तीनों LED चल रहे हैं। अगर चौथा चल रहा होता तो पहले तीनों वाले बंद हो चुके होते और वो अंडर प्रॉब्लम में है। फिर दूसरी बात है कि भाई नेट मीटर आपका सिंक्रोनाइज्ड एंड वेरीफाइड है कि नहीं। तो ये हम लोगों का नेट मीटर है, यस, ये हम लोगों का जनरेशन मीटर है, ये नेट मीटर है, ये प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड है, ये दिखा रहा है कि भाई इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इंपोर्ट है 1949, एक्सपोर्ट है 3218, और हम लोग माइनस में चल रहे हैं 1269। तो मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा उधर जाके है ऑलरेडी। तो ये सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं ये आप देख लीजिएगा। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट चेक हुआ है कि नहीं, यस, 0.5 ओम्स से नीचे है। इन्वर्टर लॉग स्टेटस वेरीफाइड, जो कि मुझे मेरे मोबाइल पे होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो ये मैंने नॉट डन में लगा दिया है। जिस दिन मेरा मोबाइल पे आ जाएगा अपडेट, उस दिन मैं इन्वर्टर के लॉग शीट्स भी देख सकता हूँ कि भाई उस दिन कितना मेरे सिस्टम ने जनरेट किया है। तो ये कुछ थे पॉइंट्स, अपना ये एक चेकलिस्ट बनाया था मैंने। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई ये चेकलिस्ट आप भी चाहते हैं तो बस इट्स वेरी सिंपल, आप हमें बस ईमेल कर दिए, प्लीज़ शेयर द चेकलिस्ट ऑन द ईमेल एड्रेस दैट इज़ soloismypassion@gmail.com। हम आपको ये चेकलिस्ट शेयर कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई ये चेकलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है, और इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट या लेटेस्ट एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आते हैं, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।